हमें पढ़ना है समरूपता। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं सर्वांग सम। क्या पढ़ चुके हैं? सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग बराबर समान, जिसे हम कहते हैं। जैसे अगर कोई भी त्रिभुज है, तो जैसे ये त्रिभुज का एक उदाहरण है सिंपल। मान लो कि संगत, हम जब भी पढ़े सर्वांग सम पिछले वर्ष, तो हमने CPCT पढ़ा है ना। CPCT का मतलब होता है संगत। क्या होता है? संगत। संगत का मतलब होता है एक जैसा। जैसे ये अगर इधर की झुकाव है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा में भी उधर उसी दिशा में ही झुकाव होना चाहिए। इस भुजा में इधर झुकाव है, तो इस भुजा में भी इधर झुकाव होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड का शीर्ष कोण है, तो दूसरे त्रिभुज में भी लेफ्ट साइड का शीर्ष होना चाहिए। अगर ऊपर का शीर्ष कोण है, तो दूसरे त्रिभुज में भी शीर्ष कोण ऊपर का होना चाहिए। अगर इसमें शीर्ष कोण है राइट साइड का, तो इसमें भी राइट साइड का शीर्ष कोण होना चाहिए। इसके हमने कितने नियम पढ़े थे? पहला नियम पढ़ा था हमने ट्रिपल एस, यानी अगर किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, यानी संगत का मतलब अभी मैंने बताया ना क्या होता है कि झुकाव, या कह सकते हो समांतर जैसा लगना चाहिए। तो ट्रिपल एस यानी अगर इस भुजा की बात करें, तो इसका झुकाव एक जैसा लग रहा है, समांतर लग रही है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। जब इस भुजा की बात करेंगे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। जब इस क्षैतिज की बात करेंगे, तो क्षैतिज की। ये तो अगर तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा? SAS। फिर इसके बाद दूसरा नियम है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब होता है तीनों संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे इसका शीर्ष कोण इसके शीर्ष कोण से बराबर होगा, लेफ्ट साइड का शीर्ष कोण दूसरे त्रिभुज के लेफ्ट साइड से बराबर होना चाहिए, राइट साइड का शीर्ष कोण तीसरे के राइट साइड के कोण से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ट्रिपल ए के नियम से। फिर इसके बाद बात आती है SAS। SAS यानी कोई भी दो त्रिभुज और एक कोण, अब इनके बीच का कोण कैसे? जैसे मान लो ये त्रिभुज के संगत कोण भुजा इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो इनके जो बीच का कोण है वो भी बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं SAS का नियम। फिर इसके बाद ASA का नियम, यानी कोई भी एक भुजा और उसके दोनों ओर के कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो हम अगर ये भुजा लेते हैं, तो इस त्रिभुज की हम ये भुजा लेंगे, तो अब इसके ये कोण बराबर हो, या तो ये कोण दोनों हो गए कोण, या तो मान लो ये भुजा है, तो लगातार के कोई भी दो कोण बराबर हो जाएं, तो ASA। अगर ये कोण है, तो ये भुजा होना चाहिए इधर, इसी तरह ये भी हो जाएगा। अब अगर हम शुरू में दोनों कोण लिख दें AAS, यानी पहले दो कोण लाइन से, तो ये दोनों कोण जैसे बराबर हैं, तो ये भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसी के जैसे इसमें भी होना चाहिए कि ये दो कोण और ये भुजा। अगर पहले हम दोनों भुजाएं लिखते हैं, बाद में एक कोण लिखते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दो भुजाएं पहले बराबर हों। तो मान लो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। अब कोई कोण बराबर हो, इसमें कोई निश्चित नहीं कि कौन सा, कोई भी कोण हो सकता है। फिर इसके बाद एक अलग सा नियम आता है RHS। कौन सा नियम आता है? RHS। ये हमेशा नियम लगता है समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण। R का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जानते हो? 90 अंश का कोण। तो जैसे ये 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है, ठीक। तो ये 90 अंश के कोण आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 90 अंश के कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। भुजाएं चाहे छोटी बड़ी हो, अगर कोण 90 अंश का है तो क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर इसके बाद आता है H का मतलब होता है हाइपोटेनस। हिंदी में कहते हैं हमें कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। या सीधा सीधा कह सकते हो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। यानी अगर इस त्रिभुज की बात करें, तो इसके 90 अंश के सामने ये भुजा है
और इसकी बात करें तो ये भुजा, तो यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बाद एस का मतलब होता है साइड, यानी अदर साइड, दूसरी कोई भी भुजाएं बराबर हो, चाहे कह दो ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई संगत। लेकिन अगर दो भुजाएं बराबर, कर्ण बराबर है, 90 अंश का कोण बराबर है, तो कोई भी बराबर हो सकता है। जैसे मान लो ये 90 अंश का कोण ऐसा ना बन के कुछ ऐसा बन जाए, है ना, तो नियम तो यही रहेगा कि सबसे पहले 90 अंश का कोण लिखना है, फिर उसके सामने वाली भुजा इसको लिखेंगे, फिर चाहे जो भुजाएं बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कह दो ऐसा बन जाए, है ना, तो 90 अंश का कोण ये है, इसके सामने की भुजा ये, यानी हमें पहले 90 अंश का कोण लेना है, फिर कर्ण लेना है, फिर दूसरी भुजा लेना है। इसे हम कहते हैं RHS का नियम। पिछले वर्ष हमने ये पढ़े हैं, हमने पिछले वर्ष ध्यान दिया था संगत का, किसका, संगत का। अगर संगत कोण संगत भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वही नियम हमें समरूपता में यूज करना है। ये हमने पढ़ा है कक्षा 9 में। किसमें पढ़ा था, कक्षा 9वीं में। इसके कई चैप्टर हैं, 7वें चैप्टर से शुरू कर दो तो 9वें चैप्टर तक के पूरे सवाल इसके बिना नहीं लगते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कक्षा 10वीं में। किसमें पढ़ना है, कक्षा 10वीं में पढ़ना है समरूपता का नियम। किसका नियम, डेस्टर ले आओ, डेस्टर। तो समरूपता में भी यही नियम होते हैं। समरूपता में नियम थोड़ा अलग हो जाते, उसमें इसमें देखो 3 चीजें लिखना जरूरी है। कितनी चीजें, 3 चीजें, चाहे तीनों भुजाएं हो, चाहे तीनों कोण हो, चाहे 2 भुजा 1 कोण हो, चाहे 1 कोण 2 भुजा हो, ठीक है। यानी 3 चीजें इसमें लिखना जरूरी है। इसमें समरूपता में हम 2 ही नियम में हल कर सकते हैं। कैसे, देख लो। रूपता, जिसका रूप एक जैसा हो। सम का मतलब होता है बराबर, रूप का मतलब होता है चेहरा, यानी जिसकी शक्ल और सूरत एक जैसी मिलती है उसे हम हिंदी भाषा में जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा। जैसे कोई भाई बहन जुड़वा होते हैं ना, तो उनकी शक्ल क्या होती है, एक जैसी होती है, तो उसको हम गणित की भाषा में समरूप कह सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन कैसे हैं, समरूप हैं। तो जैसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें अगर हम बीच से कोई रेखा खींच दें, ठीक है, हमने नापा तौला तो नहीं है ना, कि नापा तौला है, नहीं नापा तौला, और 2 त्रिभुज हम अलग अलग बना दें, ठीक। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कोई बताएगा, 2 त्रिभुज, और ये दोनों अलग अलग हैं। कह भी सकते हो कि ये वाला हो गया ये, और ये बड़ा वाला हो गया बड़ा त्रिभुज। अगर इनके हम नाम रखें तो ये हो जाएगा ABCDE। अगर इनके नाम रखें तो ABCPQR, ठीक। अब इसमें हमें समझना है कि जो समरूपता का नियम होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये समरूप है। या तो उसके सभी कोण, सीधी बात, पहले अगर कोई भी 2 कोण बराबर हैं तो हम उसको समरूप कह सकते हैं, सर्वांगसम नहीं कह सकते, लेकिन समरूप कह देंगे। क्यों, क्योंकि देखो मान लो कोई त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, होते हैं 3 कोण कि नहीं होते, होते हैं। तो 3 कोण इसमें भी, 3 कोण इसमें भी। अगर 2 कोण बराबर हैं, मान लो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो अगर 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के अगर योग के नियम से हम कोण निकालें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन दोनों का योगफल घटाएंगे, तो जब इन दोनों का कोण बराबर हैं तो जो जोड़ेंगे वही इनका योगफल आएगा। तो घटाने पर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अलग अलग मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसलिए इसमें तीसरे कोण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला नियम क्या हो जाता है, डबल ए।
यानी अगर कोई भी दो कोण बराबर हैं त्रिभुज के, दो किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि दो संगत कोण बराबर हैं तो उन त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं या एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब फिर आता है भुजाओं का अनुपात। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है, किसका, भुजाओं का यदि अनुपात बराबर, अनुपात का मतलब जानते हो भाग होता है, क्या होता है, भाग भी कह सकते हो, भिन्न भी कह सकते हो और अनुपात, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अगर इसको हम हल करें तो तीनों क्या निकलेगा, वैल्यू एक ही निकलेगा। देखो जैसे हम भाग कहें तो लिख सकते हैं 3/4। अगर इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4। अगर इसको अनुपात रूप में लिखेंगे तो 3:4। कोई अंतर है, नहीं है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, लेकिन यहाँ भुजाओं का अनुपात। अब जैसे इस भुजा को समांतर ये भुजा खींच दी गई, पेपर में कह रहा है प्रश्न में कि BC के समांतर DE एक समांतर रेखा खींची गई है जो AB को बिंदु D पर, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इसने समांतर कह दिया। जब ये समांतर है तो समांतर के बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जानते हैं कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था कि यदि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके ऊपर का कोण और इसके ऊपर का कोण बराबर होगा, इसके नीचे का कोण इसके नीचे का कोण बराबर होगा। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर इसके बाद जब संगत कोण बराबर होते हैं, देखो समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हो गई और ये तीसरी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई जो प्रतिच्छेद करती है। तो इसके ऊपर का कोण और इसके ऊपर का कोण आपस में बराबर, इसके ऊपर का कोण इसके ऊपर का कोण आपस में बराबर। तो जब बराबर है और ये कोण क्या है, दोनों में है, जो दोनों में होता है उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। देखो जब बड़ा चित्र बनाएंगे तो ऐसा बनेगा और छोटा बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा। तो ये तो दोनों में है, जो दोनों में है तो चाहे कहें कि 100 है तो दोनों के लिए बराबर होगा 100, और ये कहें 50 है तो दोनों के लिए क्या होगा, 50 होगा। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, ट्रिपल ए। लेकिन हमें जरूरत कितनी है, 2A की। अगर कहीं भी 2A हैं यानी दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम उसे समरूप कह सकते हैं। अब इसके कुछ कसौटियां होती हैं, यानी प्रतिबंध होते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। अगर त्रिभुज समरूप हैं, क्या है, त्रिभुज समरूप हैं, इसी से नियम बनेंगे, यही कसौटियां कह सकते हो, यही नियम कह सकते हो। यदि त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो जैसे ये अगर बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा है तो इसको लिख सकते हो AB, और छोटे त्रिभुज की भुजा AD। संगत भुजा ही लिखना है, असंगत नहीं लिख देना, नहीं तो वहीं से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी बड़ी भुजा क्या है, AC, इसकी छोटी भुजा क्या है, AE। लिख गया। पहला नियम ये हो गया कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या उसी का उल्टा कह सकते हो कि यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जहां हमें जिसकी जरूरत होती है उसी प्रकार हम शब्दों को बदल देते हैं। इसके बाद इसी को हम थोड़ा अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे कि कह दो सर जी वो तो ऐसा नहीं, मजा नहीं आता है, आधा आधा कर रखा, तो आधा आधा कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जैसे इसमें हमने कहा कि पहले कौन सा भाग लिखना, तो तुम कह रहे हो सर जी पहले ऊपर का भाग लिख दो, तो ऊपर का भाग लिख दो। ऊपर का भाग क्या है, AD। अब कह रहे हो सर जी पूरी भुजा नहीं लिखना, तो मत लिखो, आधी भुजा लिख दो, क्या बची, BD। तो जैसा हमने इधर लिखा है वैसा हमें उधर भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे इधर हम क्या लिखेंगे, AE लिखेंगे, अब बटे में EC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, EC। ये भी क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि समांतर रेखा के द्वारा दोनों भुजाओं को विभाजित किया गया है।
जब दोनों भुजाओं को विभाजित करें तो उनके विभाजन बिंदु के अनुपात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचे तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को ही प्रतिच्छेद करती है। पढ़ा है? इसी का जस्ट अपोजिट कह दो कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा खींचें तो वह दोनों त्रिभुजों को समरूप में विभाजित समरूप नहीं समानुपात में विभाजित करती है। ठीक है, समानुपात का मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही अनुपात हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गई दोनों त्रिभुज की बात, भुजा की बात है। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके दो ठो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। कोण तो बराबर होंगे लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ये हो गए नियम, मुख्य नियम। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि यदि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब बात आती है इसकी, ये अलग अलग है। ये तो एक ही था तो हमने समझ लिया कि यार एक ही है, तो यह तो उभयनिष्ठ है और यह सर्वांगसम कहा है। तो जब सर्वांगसम कहा है तो यह तो बराबर हो गया, कोण अपने आप बराबर हो गए। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है। तो इसमें प्रश्न क्या कहेगा, ये कुछ वैल्यू दे देगा। अब कह देगा कि कोई भी दो कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। प्रश्न क्या बनेगा कि यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, तब सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, या इसी को बराबर में लिख सकता है। इधर मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, उधर थोड़ी सी जगह क्या है, कम है। तो क्या कह सकता है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तीनों नहीं देगा, कोई भी दो भुजाएं देगा, तीनों कभी नहीं देगा, लेकिन तीनों देख लो, कोई भी दो भुजाएं दे देगा। ठीक है, तो जब तीनों भुजाएं दे देगा तो पहले हमें वो करना पड़ेगा, इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोण बराबर दिया गया है। डायरेक्ट उसने क्या पूछ लिया, भुजाओं का अनुपात। तो हम पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में प्रश्न में दिया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो यहाँ में सीधा सीधा लिख देना डबल ए के नियम से, सीपीसीटी के अनुसार, यानी संगत कोण ही बराबर हैं। त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ए बी सी समरूप का चिन्ह क्या होता है, उड़ती हुई चिड़िया बनाना है, पी क्यू आर। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया का मतलब जैसे ऐसे बना दो, ये क्या हो गया, समरूप। और इसी के नीचे दो बराबर चिन्ह लगा दो, बन गया सर्वांग सम। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, अब जब जैसे मान लो कोण बराबर न दे हो, क्या कह रहा हो कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। देखो, जैसे मान लो ये कोण नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कोण नहीं दे रहा, यही समझ लेना, बस यही नियम है मेन। ये तो आ गए समझ में, ये तो डबल ए का नियम है, बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं भुजाओं का अनुपात से। कह दे कि यदि भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो दे दे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। इसी को लिख सकता है, क्या लिख सकता है, अथवा में ए बी बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे पी आर। यानी पहले ये भुजा लिखा, फिर बटे में इसको लिख दिया,
फिर ये भुजा लिखेगा, बटे में इसको लिख देगा। हम कई सवाल ऐसे भी लगा चुके हैं ना कि इस तरह दिया रहता था तो हमें ऐसा बनाना पड़ा, ऐसा दिया है तो हमें ऐसा बनाना पड़ा। तो दोनों का मतलब एक ही है। चाहे जैसे देखो ये बटे में है तो इधर जाएगा, गुणे में जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ये ऊपर गुणे में है तो कहाँ में आएगा, बटे में आएगा। अब जैसे ये करा, अब करा कि सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज समरूप के लिए सिर्फ भुजाएं दी गई हैं। अब जब भुजाएं दी गई हैं तो एक कोण हमें पता होना चाहिए। तो यदि दो भुजाएं आपस में समरूप या उनका अनुपात बराबर है तो उनके बीच का कोण क्या होता है, पता बराबर होते हैं। तो जैसे ये और ये कोण कह रहा है ना, भुजाएं, ये भुजाएं और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तो इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, इधर बन रहा है ए और इधर बन रहा है पी। तो इसको हम लिख सकते हैं, बस यही दो चीजें लिखना है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है लिख देंगे ए बी बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे पी आर। तो ये दिया गया, तो इसको पहले हम सीधा करेंगे। जब सीधा करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। अब ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, हो गया बराबर। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और इनके बीच का कोण क्या होता है, बराबर होता, तो लिख देना है कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, लिख देंगे अनुपातिक भुजाओं के मध्य का कोण, इस नियम को कहते हैं SAS का नियम। क्या कहते हैं, SAS का नियम। भुजा कोण भुजा कैसे, क्योंकि एक भुजा ये है, फिर कोण बीच का है, फिर ये भुजा है ये भुजा है, इनके बीच का कोण है, फिर ये भुजा है। अनुपातिक रूप में लिखी जरूर है लेकिन सत्यता यही है। तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसके बाद अगर कोई कोण की वैल्यू कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हम कोण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, लेकिन भुजाओं की वैल्यू ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों, फिर हमें अनुपात में ही रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि त्रिभुज समरूप तो हमने सिद्ध कर लिया। तो हमें पता कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इधर हमने पढ़ा था। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, या तो ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। और कुछ बचा, उल्टा सीधा भी कर सकते हो, इसको ऊपर कर दो तो इसको नीचे कर दो, फिर इधर भी ये ऊपर जाएगा उधर का नीचे आएगा। इसी तरह ये भी कर सकते हो, है ना, चाहे जैसे घुमा फिरा के हम कर सकते हैं। या तो इसको और रूप में लिख सकते हो कि पहले ए बी और ए सी लिख देना है। क्या लिख देना है, ए बी बटे ए सी, यानी बड़े बड़े त्रिभुज का भुजा का अनुपात, फिर छोटी छोटी भुजाओं का, तो ए डी बटे ए ई, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार लिख के आप हल करोगे तो आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। जानना, हाँ, तो देखो अगर ए डी बटे ए सी कैसे लिखोगे, ए डी बटे ए सी कैसे लिखोगे, ये छोटी ए डी बटे ए बी, हाँ खूब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी फिर उल्टा करना पड़ेगा, यानी जैसा हम इधर अगर हम पहले छोटी त्रिभुज यानी छोटे त्रिभुज की भुजा लिखेंगे ना तो उधर भी छोटे त्रिभुज की भुजा ही लिखना पड़ेगा। सीधी बात ये है। अगर मान लो पहले दोनों के ही, जैसे इसको हमने लिखा एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उधर भी इसी के संगत वाली भुजा ही लिखना पड़ेगा छोटी। तो इसके संगत पहले ए बी हमने लिखा, तो इसके संगत क्या है, ए डी है समांतर, तो ए डी हमने देखो ऊपर लिखा, फिर इधर हमने ए सी लिखा नीचे, तो इसके संगत क्या है, ए ई छोटी, तो ए लिखेंगे।